100 शब्द प्रति मिनट शुरू। यह 80 के दशक के अंतिम वर्षों की बात है। गांव में बिताए दिनों की याद है कि सिंचाई विभाग के लोग ट्रक नुमा गाड़ी में लोहे के लंबे लंबे पाइप लेकर आते थे। नियत स्थान पर पहुंचकर सरकारी कर्मचारी गाड़ी से उतरकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते। अफसर नुमा लोग जमीन पर कुछ देखने समझने के बाद अपने विभागीय कागजात देखते और फिर साथ आए कर्मचारियों को कुछ समझाते। कर्मचारी गड्ढा खोदने लगते। थोड़ी जमीन खोदने के बाद मशीन की मदद से पाइप को जमीन में गाड़ देते। इस तरह वे पहले से तय जमीन के अलग अलग हिस्सों में पानी की तलाश करते थे। फिर शाम तक सरकारी दस्ता पानी न मिलने की सूरत में अधिकतर पाइपों को गड्ढों में ही जंग लगकर गल जाने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। बेहतर नतीजे देने के दबाव में सरकारी कर्मचारी खूब मेहनत करते थे। नई जानकारियों के आधार पर पूरा महकमा आए दिन पानी की खोज में जहां तहां जुटा रहता, मगर खूब मेहनत के बावजूद उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता था। निराश होकर वे लौट जाते थे। पेरा उन्हीं दिनों कुछ ऐसा ही हुआ कि केर की बणी की ओर वाले रास्ते में पानी की किल्लत के चलते कुआं खोदने की बात शुरू हुई। चूंकि केर की बणी सूखे इलाकों में होती है, इसलिए वहां पानी की तलाश से पहले गांव में विचार विमर्श शुरू हुआ। उन्हीं दिनों मेरे दादाजी सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे थे। उन्हें जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी सीख समझ के आधार पर जो जमीन चिन्हित की, वहां पानी मिल गया। इसके बाद जब जब गांव और आसपास के इलाकों में पानी की खोज होती, उनकी बताई जगह पर पानी मिल जाता था। अपनी खोज का आधार उन्होंने बताया था कि जिस जगह जमीन के ऊपर दीमक की ऊंची ऊंची बांबिया होगी, वहां धरती के अंदर ठंडा मीठा पानी होगा। यह हमारे बुजुर्गों का पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान का वह खजाना है जो बिना किसी लिखित दस्तावेज के एक से दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। पेरा इसमें कोई शक नहीं कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने इंसानी जीवन को आसान बनाया है, मगर सोचने लायक बात यह है कि विकास की अंधी दौड़ में हमने अपनी उन प्राचीन पद्धतियों को कहाँ गुम कर दिया जो हमें न सिर्फ प्रकृति से जोड़े रखती, बल्कि तात्कालिक इंतजाम के बजाय परेशानियों के स्थायी हल भी देती थी। इसी तरह प्राकृतिक तरीके से बने घरों से न के बराबर कार्बन उत्सर्जन की बात होती है। इस संदर्भ में जब गांव देहात के आधुनिक मकानों या कस्बों और महानगरों की बहुमंजिला इमारतों को देखकर मन घबराने लगता है, तब किसी और से मिलने वाली एकाध खबर मन के भीतर लहलहाती हरियाली के बचने की उम्मीद जगा जाती है। शहरों के घर और महानगरीय इमारतों में ग्रीन हाउस का विकल्प तलाश लिया गया है। अब हमें सिर्फ इसके लोकप्रिय होने तक का सफर तय करना है। पेरा जब राजस्थान में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से खेती योग्य पानी के लिए
किए जाने वाले उपायों के बारे में जानना चाहा तो जवाब सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि खेतों में तालाब बनाना बहुत खर्चीला है। तालाब में बिछाने के प्लास्टिक की उम्र कुछ वर्षों की ही होती है। फिर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम स्कूल की छुट्टियों में धोरों की धरती बीकानेर जाया करते थे। एक बार विशाल आकार का तालाब देखकर मैंने पूछा था, पानी तालाब में कैसे रुकता है? नाना जी ने बताया था कि खुदाई के बाद तालाब में जितना मर्जी पानी भर दो, धरती सारा पानी पी जाती है। पानी को धरती में जाने से रोकने का प्राचीन और प्रारंभिक तरीका था कि जानवरों के गोबर के साथ चूने का घोल तैयार कर तालाब में पानी के साथ छोड़ दिया जाए। यह प्रक्रिया कुछ समय तक लगातार करनी होती है। जैसे जैसे चूना और गोबर तालाब की तली और दीवारों पर बैठ जाता है, तालाब में पानी रुकने लगता है। यही प्रक्रिया दोहराते रहने से तालाब बचे रहते हैं और तालाबों पर आश्रित खेतों, पशु पक्षियों और वृक्षों का जीवन भी बचा रहता है। मेरा सवाल है कि जब हमारी प्राचीन पद्धतियाँ इतनी वैज्ञानिक और कारगर थी, तब उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने या लोकप्रिय बनाने में हमसे चूक कहाँ हुई? हमें अपने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए इसी तरह की प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना होगा। अब समय आ गया है कि हम एक बार फिर से गांवों का रुख करें। जिन बुजुर्गों को अवांछित समझकर अकेला रहने को छोड़ दिया है, उनकी सूध ले, उनसे जीवन की कुछ नायाब सीख ले और अपनी प्राचीन वैज्ञानिक पद्धतियों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करे। पैरा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद से लगातार हिंसा हो रही है। इसमें अब तक अनेक बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। ऐसी ही घटना फिर हुई है। बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट क्षेत्र में भड़की हिंसा में 10 लोगों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा गया। वहाँ जब भी कोई हिंसा होती है, उसमें कहीं न कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं की संलिप्तता बताई जाती है। हिंसा करने वाले कितने निर्दयी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिन 10 लोगों को जिंदा जलाया गया, उनमें 2 बच्चे भी थे। पैरा चुनावी मंचों पर शांति की बात करने वाली तथा दूसरों पर आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि बंगाल में कब ऐसी हिंसक घटनाएं रुकेगी। वे जानबूझकर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाना चाहती है। चुनाव परिणाम आने के बाद जो कुछ बंगाल में घटा, वह सब जग जाहिर है। कैसे बंगाल में विजयी जुलूस निकालकर लक्षित करके टीएमसी के लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा, दुकानें लूटी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। इन सभी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी बंगाल के राज्यपाल भी थे। हिंसक भीड़ द्वारा उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया था। किसी भी राज्य में इस प्रकार की घटना रोकने की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है, लेकिन निरंतर बढ़ती घटनाओं से साफ है कि बंगाल में ममता की नहीं,
निर्ममता की सरकार है। स्टॉप।